हेलो फ्रेंड्स। आज फिर आर्ट एंड कल्चर की क्लास में कल जो मैंने बताया था उसका रेस्ट पार्ट जो है वो बाकी है, जिसको मुझे बताना चाहिए और आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेडिवल आर्ट एंड कल्चर का आधा हिस्सा मैंने बताया है, बाकी आधा हिस्सा मैंने नहीं बताया। उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश करूँगा इस क्लास में आपको देने के लिए। तो कल मैंने सल्तनत काल तक का डिस्कशन किया था और उसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी थे जो मैंने बताया था दो चार। आज हम स्टार्ट करेंगे मुगल काल, और मुगल काल का कला एवं स्थापत्य, इस पे ध्यान देना जरूरी। क्या चेंजेस आए, बस इससे मतलब है, जो आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए बहुत जरूरी होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं मुगल काल में क्या चेंजेस आया। सबसे पहली बात कि मुगल काल में, इन द पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर, तीन इन्फ्लुएंसेस को बहुत निर्णायक माना जाता है। मुगलों के समय में तीन प्रभाव जो हैं वो काफी निर्णायक थे। पहला प्रभाव था ईरानियन इन्फ्लुएंस, दूसरा अफगानी इन्फ्लुएंस और तीसरा राजपूता इन्फ्लुएंस। राजपूत वाला इन्फ्लुएंस तो भारत में ही था, कि पहले से ये स्थानीय था, लोकल था। और अफगानी स्थापत्य से भी मुगलों ने बहुत कुछ लिया है, और ईरानी स्थापत्य से, ईरानियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के स्टाइल से बहुत कुछ अडॉप्ट किया है। जैसे आप देखेंगे मुगल इमारतों में फव्वारों, माउंटेन्स का प्रयोग किया गया है। जो मॉन्यूमेंट्स के प्रीमाइसेस हैं उसमें माउंटेन्स, वाटर माउंटेन्स, फव्वारे, जल फव्वारे, ये ईरान के इन्फ्लुएंस का ही नतीजा है। तो अभी हम देखेंगे मुगल काल का। मुगल काल में भी देयर आर थ्री स्टेजेस इन मुगल आर्किटेक्चर। फर्स्ट इज कॉल्ड इनिशियल स्टेज, एंड सेकेंड इज एक्सेलेंट स्टेज, एंड थर्ड इज लेटर स्टेज कहलाता है। पहला जो है वो प्रारंभिक चरण कहलाएगा, दूसरा उत्कृष्ट चरण कहलाएगा और तीसरा प्रवर्ती चरण कहलाएगा। इसको चरणों में बांटा गया है मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। तो पहला देखते हैं पहले चरण का काल जो माना जाता है वो अकबर और जहांगीर के पीरियड को माना जाता है, जो कि आप ध्यान देंगे कि 1556 से लेकर 1627 ईस्वी तक का जो चरण है उसको प्रारंभिक चरण कहा जाता है, और दूसरे चरण को जो कि उत्कृष्ट चरण माना जाता है, और इसमें आर्किटेक्चर का क्लाइमेक्स दिखता है, चरमोत्कर्ष दिखता है स्थापत्य कला का, वो शाहजहां का पीरियड है।
और शाहजहां का शासनकाल मुगल काल में गोल्डन पीरियड, स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसका काल है 1627-28 से लेके 1658 तक, या 57 भी कह सकते हैं। इस काल में मुगल इमारतें जो थी, मुगल स्थापत्य कला जो था, वह अलंकरण में और सौंदर्य में चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया, यानी क्लाइमेक्स पे पहुंचा, पीक पे पहुंचा। तीसरा चरण, जो कि मैं प्रवर्ती चरण के रूप में लिखा हूं, वो औरंगजेब का चरण है। और इस चरण में शुरू के काल में तो स्थापित जो स्थापत्य कला की स्थिति थी वो बरकरार रही, लेकिन लेटर ऑन कुछ समय के बाद ही स्थापत्य कला में एक पतन का चिन्ह दिखाई पड़ता है, जो कि इमारतों के रूप में भी देखा जा सकता है। और इस चरण में धीरे धीरे स्थापत्य कला का वह अलंकरण, गौरव और सुंदरता नहीं रह पाया जो कि शाहजहां के काल में प्राप्त हो गया। इस मुगल चरण के बाद भारत में कुछ सल्तनत काल हुआ और मुगल काल हुआ, लेकिन इसके साथ साथ भारत में कुछ क्षेत्रीय स्थापत्य कला की शैलियां भी मौजूद थी, जिसको हम क्रमवार समझ सकते हैं। पहली शैली जो थी वह थी बंगाल की शैली, दूसरी शैली थी जौनपुर की शैली, और तीसरा मालवा की शैली, और चौथा बीजापुर की शैली। इनकी भी अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं। बस दो दो पॉइंट या जो भी होगा वो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे भी आप बस लिखने के लिए आपके पास पॉइंट्स होने बहुत जरूरी है कि क्यों आखिर इन क्षेत्रीय शैलियों को क्यों पढ़ा जाता है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पहला जो देखेंगे हम, मुगलों का जो पहला चरण है, जो कि इनिशियल स्टेज कहलाता है, प्रारंभिक चरण कहलाता है, इसमें अकबर ने सर्वोत्कृष्ट निर्माण का कार्य किया। सर्वोत्कृष्ट निर्माण का कार्य का मतलब कि बहुत अधिक निर्माण कार्य किया। ऐसे भी आप जानिए कि मुस्लिम इमारतों के चार रूप थे। पहला मकबरा, दूसरा गुंबद, तीसरा मस्जिद और चौथा, पहला मकबरा, दूसरा मस्जिद, चौथा गुंबद, सॉरी तीसरा गुंबद और चौथा किला। किला मतलब फोर्ट। यही मकबरा, मस्जिद, गुंबद और किला, ये चार निर्माण कार्य सारे मुसलमान शासकों ने कराए हैं और इन्हीं को उन्होंने निर्माण कार्य में तवज्जो दिया है। तो अकबर के काल में मूलतः ज्यादातर निर्माण कार्य फतेहपुर सिकरी में संकेंद्रित थे, लेकिन फिर भी ऐसा साक्ष्य भी है और देखा भी गया है, उसने फोर्ट की, किलों की एक कतार बना दी, चाहे लाहौर हो, इलाहाबाद हो, मुंगेर हो, ठीक है ना, ऐसे जगहों पे, आगरा हो, ऐसे जगहों पर उसने किलों की एक श्रृंखला का निर्माण कराया। और ये किले काफी सुदृढ़ता का प्रतीक थे। आज भी उनकी इमारतों को देखने से मुगल सुदृढ़ता और गौरव का आभास होता है। लेकिन अकबर के जो निर्माण कार्य फतेहपुर सीकरी में, वह सर्वोत्कृष्ट निर्माण कार्य है और कई ऐसे बिल्डिंग्स, भवन मिले हैं, जैसे मरियमुज्जमानी का महल, ठीक है, जोधा भाई का महल, ठीक है, पंच महल, जल महल इत्यादि बहुत सारे इमारतें। लेकिन अकबर के काल में ही हमीदा बानो बेगम ने 1565-66 के करीब हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया। और हुमायूं का मकबरा बहुत विशिष्ट महत्व रखता है, क्योंकि चारबाग शैली पर आधारित यह पहला मकबरा है। चारबाग शैली के बारे में मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था कि एक भूखंड को बराबर बराबर वर्गाकार भागों में बांट देना। ये चारबाग शैली हुआ। इस प्रकार की संरचना वाले मकबरा निर्माण का पहला निर्माण ये हुमायूं के मकबरे में माना जाता है, जिसका निर्माण हमीदा बानो बेगम ने कराया। लेकिन अकबर के काल का जो मकबरा था, सॉरी अकबर के काल कह रहे हैं, हुमायूं का जो मकबरा था वो विशिष्ट महत्व रखता है, क्योंकि ये चारबाग शैली में निर्मित पहला मकबरा है
भारत में। तो अकबर के काल में जो इमारतों का निर्माण हुआ वो अलंकरण और सौंदर्य को उतना प्रतिबिंबित नहीं करती हैं जो कि प्रवर्ती काल में शाहजहां की इमारतें करती। और अकबर के काल में जो भी इमारतें थी वह सुदृढ़ता और गौरव का प्रतीक थी। अकबर ने ही आगरा में लाल किले का निर्माण कराया, ठीक है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे किलों का अकबर ने निर्माण कराया। और अकबर की इमारतें सुदृढ़ता का प्रतीक है, ये हमेशा ध्यान। शाहजहां ने अपने पिता के कार्यों को बरकरार रखा और शाहजहां के समय में एक विशिष्ट इमारत का निर्माण हुआ और वो था आगरा में निर्माण हुआ और वह था एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला का दूसरा नाम मिर्जा गयास बेग था। और एतमादुद्दौला का मकबरा क्यों विशिष्ट है? क्योंकि इसमें पहली बार पिट्राड्यूरा का सफलतम प्रयोग हुआ है। पच्चीकारी, रंगीन पत्थरों की पच्चीकारी का पहला उदाहरण एतमादुद्दौला का मकबरा है। और इसमें सफेद संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। तो जहांगीर ने भी जो भी निर्माण कार्य कराया वो अकबर की नीतियों के आधार पर, अकबर की शैली के आधार पर निर्माण कार्य कराया। लेकिन आगे चलकर शाहजहां के शासनकाल में जो निर्माण कार्य हुए वह स्थापत्य कला की दृष्टि से अलंकरण, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ते हैं। चाहे वह दिल्ली का जामा मस्जिद हो या लाल किला हो या आगरे का ताजमहल हो, सब में मुगल स्थापत्य का एक्सेलेंस मतलब उत्कृष्टता झलकता है। और स्थापत्य कला में जो भी चीजें मुगल काल में आयातित की गई थी या आप्लावित की गई थी, जैसे ईरान का प्रभाव, अफगानी प्रभाव, ठीक है, राजपूत प्रभाव, इन सारे प्रभावों का निर्णायक रूप शाहजहां के काल में दिखाई पड़ता है। और शाहजहां की इमारतें गौरव, अलंकरण और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध मानी जाती। इसके बाद का जो चरण है वह लेटर पीरियड कहलाता है, उत्तरकालीन चरण। लेटर पीरियड नहीं, मतलब लेटर स्टेज में बाद का जो स्टेज है वो औरंगजेब के काल में। औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक वर्षों में मुगल काल की जो सौंदर्य थी, अलंकरण था, वो बरकरार रहा। लेकिन प्रवर्तित चरण में इसके इमारतों की सुंदरता और अलंकरण का प्रभाव समाप्त हो गया। और इसको एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जब उसने राबिया उद्दौरानी का मकबरा बनवाया तो वो अनगढ़ किस्म का लगा और ये द्वितीय ताज यानी ताजमहल की अनुकृति करने का प्रयास किया गया था, लेकिन सफल नहीं हुआ और एक भोंडा नमक नकल बन गया। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के समय में प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों संकट थे और इस संकट का प्रभाव स्थापत्य कला के विकास पर भी दिखाई पड़ता है। इन दो चरणों के अलावा सल्तनत कालीन काल के स्थापत्य और मुगल काल के स्थापत्य के अलावा एक तीसरा जो कि क्षेत्रीय स्थापत्य शैली है, उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। उसको मैं अभी आपको बता रहा हूं।
पहला बंगाल जो है, उसके बाद जौनपुर, फिर मालवा और फिर बीजापुर। बंगाल की स्थापत्य कला शैली की दो ही विशेषता इंपॉर्टेंट है कि इसमें, इस स्थापत्य कला में बंगाल रीजन में, बंगाल क्षेत्र में ईंट और काले संगमरमर का प्रयोग प्रभावी था। यानी स्थापत्य कला की सामग्री में ईंटों का और काले संगमरमर का प्रयोग किया जाता था। फिर बंगाल के स्थापत्य कला में एक विशेषता थी जिसे बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने भी अडॉप्ट किया, वह थी ढलुआ छतें, यानी स्लोप्ड रूफ। छत जो थी वो ढलुआ थी और बाद के काल में इसको बांग्ला छत कहा गया। यानी इमारतों का जो छत होता था वो ढलुआ था और इसे बांग्ला छत नाम दिया गया। बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने भी इस स्टाइल को एडॉप्ट किया, अपनाया। ये दो विशेषता बंगाल स्थापत्य कला शैली की। बाकी कमोबेश उसी स्थापत्य कला शैली को ये लोग एडॉप्ट करते थे जो भारत में चल रहा था, प्रचलन में। एक दूसरा क्षेत्रीय राज्य है जिसका नाम है जौनपुर। जौनपुर में किसी भी स्थापत्य कला के अंतर्गत कोई भी निर्माण कार्य जो जौनपुर में हुआ है उसमें किनारे का अभाव है। किनारे मतलब इमारतों में जो कॉर्नर होता है उसको नहीं जौनपुर शैली में अपनाया गया, यानी किनारे का अभाव है। दूसरी बात कि जौनपुर में कई सारी मस्जिदें हैं, जैसे फोर्ट मस्जिद, खाली मुखलिस मस्जिद, झंझोरी मस्जिद, अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद, जामा मस्जिद, ऐसी बहुत सारी मस्जिद है। लेकिन इसमें तीन इंपॉर्टेंट मस्जिद है। पहला है अटाला मस्जिद, दूसरा है लाल दरवाजा मस्जिद और जामा मस्जिद। ये स्थापत्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं। और जौनपुर में एक स्पेसिफिक चीज पाया गया है जौनपुर के स्थापत्य में कि जहां प्रार्थना केंद्र होता था, इबादत का जगह जहां होता था, उसके सामने बड़े बड़े स्क्रीन या बगल में बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए होते थे और उसमें मोटे और सशक्त अक्षर लिखे हुए होते थे। ये एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है जौनपुर के आर्किटेक्चर का कि प्रार्थना स्थल के सामने या बगल में बड़े बड़े स्क्रीन जिसपे मोटे और सशक्त अक्षर में प्रार्थना ही लिखे हुए होते थे। ये दोनों विशेषताएं जौनपुर के आर्किटेक्चर की है, आर्किटेक्चरल स्टाइल की है। पहली विशेषता क्या है जौनपुर की? ये मोटे अक्षर वाला स्क्रीन। दूसरी बात, किनारे का अभाव है, यानी जौनपुर का जो निर्माण कार्य हुआ स्थापत्य का, इसमें कॉर्नर्स की अनुपस्थिति है, यानी कॉर्नर यानी किनारा नहीं। तीसरा एक रीजनल स्टेट, क्षेत्रीय राज्य जहां पे आर्किटेक्चरल स्टाइल अलग था, वह था मालवा। मालवा के स्थापत्य, मालवा एरिया को देखेंगे अगर आप, तो आपको ऐसा फीलिंग्स होगा कि निर्माण कार्यों में स्थापत्य कला के अंतर्गत स्थानीय सामग्रियों के प्रयोग पर बल दिया गया है। यानी जो भी स्थापत्य कला का निर्माण हो रहा है वो बाहर से किसी सामान को आयातित करके उस पर जोर नहीं था, जितना स्थानीय रूप से जो लोकली अवेलेबल चीज होता था उसी का प्रयोग स्थापत्य निर्माण के कार्य में किया जाता। दूसरी बात, इसमें एक स्पेसिफिक चीज पाई जाती है मालवा के क्षेत्र में, बड़ी बड़ी खुली हुई खिड़कियों का प्रयोग, बहुत बड़े बड़े विंडोज का प्रयोग, और ये एक तरह से यूरोपीय इन्फ्लुएंस को बताता है, यानी यूरोपीय प्रभाव को बताता है, और ये पर्यावरण अनुकूलन को भी दर्शाता है। दूसरा बात, मालवा के स्थापत्य कला में उस प्रीमाइसेस में जहां पे वो निर्माण कार्य हो रहा है, जल या पानी के स्रोत की भी उपस्थिति देखी गई है। मतलब वाटर भी इस स्थापत्य कला का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और मालवा में एक विशेष बात यह है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पत्थरों, और मतलब अलग अलग प्रकार के नहीं, अलग अलग रंगों के पत्थरों और संगमरमर का प्रयोग किया गया। कोई खास स्पेसिफिक रंग का यूज नहीं किया गया। जितने भी अलग अलग रंग के पत्थर और संगमरमर हैं उनका प्रयोग
इस स्थापत्य कला में किया गया है, जबकि बंगाल वाले स्थापत्य कला में ईंट और काले संगमरमर पर ज्यादा तवज्जो दिया गया। यही विशेषता। एक चौथी शैली है बीजापुर शैली, ठीक है ना, जिसमें 3 मेहराबों को के अग्रभाग को दर्शाया गया है। यानी इमारत ऐसी है कि उसमें 3 मेहराब जैसा फीलिंग्स हो रहा है, उसको दर्शाया गया है। और बल्ब नुमा गुंबद, जैसे बल्ब हम लोग लाइट जलाते हैं, बल्ब नुमा गुंबदों का प्रयोग बीजापुर की शैली में किया गया है। और बीजापुर की शैली में एक खास विशेषता देखी गई कि छत को कोई सहारा नहीं दिया गया है, बल्कि लोहे के क्लैंप इत्यादि से छत को बगैर सहारा के, रूफ को बिना बेस के बनाया गया है। और बीजापुरी शैली में ये खास दोनों विशेषता देखी गई। और बीजापुरी शैली का एक एग्जाम्पल है स्थापत्य का गोल गुंबद बीजापुर। उसी प्रकार मालवा शैली का एग्जाम्पल है रानी रूपमती का महल, ठीक है ना। उसके बाद है रानी रूपमती के महल के बाद ढिंढोरा महल, या क्या नाम है उसका नाम। उसी प्रकार बंगाल का जो मैंने स्थापत्य बताया उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कदम रसूल मस्जिद गौर में है, और अदीना मस्जिद पांडुआ में। और जौनपुर शैली के मस्जिदों को मैंने बताया ही आपको कि 4-5 मस्जिद हैं। खाली मुखलिश मस्जिद, झंझोरा मस्जिद, झंझोरी मस्जिद, ठीक है ना, फोर्ट मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद, अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, ठीक है। लेकिन इन सभी मस्जिदों में अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद और जामा मस्जिद ये स्थापत्य कला की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मस्जिद। अब आपको पूरा बता देते हैं हम कि कैसे जो चैप्टर मैंने पढ़ाया आपको मंदिर स्थापत्य से शुरू किया और सल्तनत काल, मुगल काल और फिर रीजनल स्टेट्स पे आ गया। यानी इसको आप ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। पहले जो पढ़ाया मैंने वो देखिए आप, ये आपका पूरा ओवरऑल चैप्टर हुआ। तब जाके आपका आर्किटेक्चर वाला जो हिस्सा है सिलेबस का वो पूरा हुआ। ये मैंने कल आपको बताया था कि इंडिजिनस आर्किटेक्चरल स्टाइल और बाहर का जो टर्किश स्टाइल आया, तुर्की स्टाइल आया, टर्किश मत कहिए उसको, इस्लामी स्टाइल आया, इन दोनों के बीच क्या क्या फर्क है वो मैंने कल आपको बताया था कि पहला जो है वो क्षैतिज है जो कि भारत का लोकल है, और बांस बल्ली के सहारे स्थापत्य कला का निर्माण होता था जिसको शहतीरी या लिंटेल कहलाता है। लेकिन इसके बीच इस्लाम में मेहराब धर्म का प्रयोग होता है, मेहराब धर्मी कहलाता है ये, ठीक है। कल मैंने बताया था ये आपको, और भी चीज बताया था, मतलब कैलीग्राफी एक अलग स्पेसिफिक चीज था इस्लामी, जिसमें चूंकि इस्लाम में जीवित वस्तुओं की का चित्रण मना है, इसलिए वो लोग कैलीग्राफी सुलेखन करते थे। अरबेस्क भी मैंने बताया था आपको, जिसमें जियोमेट्रिकल एंड बॉटनिकल फिगर्स को इमारतों पे चित्रित किया जाता था, ये मैंने बताया था। इसके अलावा इस्लामी कल्चर में, इस्लामी स्थापत्य में चूना या सुर्खी का प्रयोग इमारतों के जोड़ के लिए किया जाता था, फिक्सेशन ऑफ द बिल्डिंग्स
जबकि भारत में जो लोकल था नहीं किया जाता। ये सारा डिफरेंसेस मैंने बताया, ठीक। तो उस समय कल मैंने सल्तनत काल जब बताया था, तो उसका जो मैंने केंद्रीय चरण और जिसको साम्राज्यिक चरण कहलाता है, उसके बाद का चरण था, पहला चरण मैंने लिया था केंद्रीय, जो कि 1205 से लेके 1398 तक लिया था मैंने, और फिर 1398 तक नहीं लिया था मैंने, हाँ 1398 तक लिया था, फिर 1398 से कुछ लिया था, और उसके बाद फिर तीसरा निर्णायक चरण मुगल चरण को माना गया। उस इनिशियल स्टेज की बात मैं कर रहा हूं कि मैंने कल आपको बताया था कि सल्तनत काल के जो प्रारंभिक इमारतें, वो ऐसा इतिहासकारों ने भी कहा है कि तोड़ फोड़ और जल्दीबाजी में किए गए निर्माण कार्य। और उस निर्माण कार्य में मैंने ये भी बताया था कि शुरू शुरू में भारत में पहला मॉस्क कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनाया गया था, और वो कुतुब मीनार प्रीमाइसेस में है, लेकिन जो इमारत वास्तविक इस्लामी मेहराब या गुंबद है, उस स्टेज में उनका प्रयोग नहीं हुआ था। और भारत में सबसे पहली बार मेहराब को इस्लामी मेहराब, मतलब इस्लामी ओरिजिनल इस्लामी मेहराब का प्रयोग बलबन के मकबरे में माना जाता है। बलबन से पहले इल्तुतमिश का मकबरा हो, ठीक है, या कुतुब मीनार हो, में वास्तविक मेहराब का प्रयोग नहीं किया गया है। पूरा कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है, और नीचे उसकी चौड़ाई 15 मीटर है, और ऊपर जाके वो चौड़ाई 3 मीटर हो गई। और कुतुब मीनार किसी आमतौर से मीनार, ज्यादातर मीनार मस्जिदों में स्थापित होते हैं, मस्जिद के प्रीमाइसेस में, हाते में, और मीनारों का उपयोग मुअज्जिन के अजान देने के लिए किया जाता है। लेकिन कुतुब मीनार बाहर बनाया गया, और ऐसा माना जाता है कि कुतुब मीनार भारत में तुर्की विजय का प्रतीक, इट इज अ सिंबल ऑफ टर्किश विक्ट्री इन इंडिया, ठीक है। इसका प्रयोग नहीं किया गया है मस्जिद के लिए। और एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जहां पे बना है वो राय पिथौड़ा किला कहा जाता है, और पहले से वहां पे 27 मंदिरों का निर्माण हो रहा था। इस 27 मंदिरों का निर्माण सामग्री जिससे वो मंदिर बन रहे थे वही उपलब्ध था, और जल्दी से आनन फानन में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले से प्राचीन वर्धमान जैन मंदिर को तोड़ फोड़ के उसको एक मस्जिदनुमा संरचना दे दिया, ठीक है। और मस्जिद के आकार से, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मस्जिद के आकार से उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या का भी आप संज्ञान कर सकते हैं। और शुरुआती दौर में जल्दीबाजी में किया गया यह निर्माण कार्य है। वही स्थिति अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा है। मस्जिद का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है किबला लिवान, ठीक है, और रिकाब होता है और शहन होता है। आप फिर से समझिए, मस्जिद सबसे पहले खुला आंगन होता है, कोर्टयार्ड होता है। कोर्टयार्ड यानी आंगन के सटे हुए एक बरामदा होता है जिसको रिकाब कहा जाता है, और आंगन को शहन कहा जाता है। और यहीं पर वज्जू की व्यवस्था होती है, यानी पानी की व्यवस्था होती है। यानी जब नमाजी आते हैं तो पानी से हाथ पैर धो के वो नमाज के लिए बैठते हैं। ये शहन के बगल में जो बरामदा होता है, रिकाब जो होता है, कमरे भी लगे होते हैं, उसके आगे
भारत में उसकी दिशा पश्चिम दिशा में है। एक बंद दरवाजा नहीं, एक बंद दीवार जैसी संरचना मस्जिद में पाई जाती है। भारत में इसकी दिशा पश्चिम की तरफ होती है और इसी को इसलिए पश्चिम दिशा होती है क्योंकि मक्का पश्चिम की तरफ है भारत से, और इसी दीवाल को, बंद दीवाल को, जो कि सुल्तान प्रार्थना के समय में अपनी रक्षोपाय करने के लिए इस तरह का थीम बना के इस बंद दीवाल को बनवाते थे, और इसको किबला लीवान कहा जाता है। किबला लीवान। आमतौर से इसी किबला लीवान पर इमाम जुम्मे की नमाज को अदा करता था। जुम्मे की नमाज शुक्रवार को होती थी और इसी समय में सुल्तानों का भी उल्लेख किया जाता था। आप हमेशा मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते होंगे, ठीक है? तो सुल्तान जुम्मे की नमाज को काफी वैल्यू देते थे और ये नमाज के लिए अजान इमाम देता था, जबकि दैनिक अजान के लिए डे टू डे जो अजान होता था उस व्यक्ति को मुअज्जिन कहा गया है। आप पढ़ते होंगे हिस्ट्री तो पता लगा खुतबा में पढ़ा गया। खुतबा मतलब जुम्मे की नमाज के समय में पढ़ा जाने वाला सुल्तान का नाम। इससे क्या होता था? इससे एक आध्यात्मिक, एक रिलीजियस और एक्सेप्टेंस मिलता था सुल्तान को, और जनता के द्वारा भी उसका, जनता के भीतर भी उसका वैल्यू बढ़ जाता था। इसलिए खुतबा में शासक का नाम पढ़ना एक परंपरा सी बन गई। हालांकि अगर व्यवहारिक तौर पे देखेंगे तो सुल्तानों ने कभी भी इस्लाम के कई आदर्शों का पालन नहीं किया है, स्पेशली दिल्ली सल्तनत में, ठीक है? मंगोल के वंशज जब आए थे दिल्ली में और हलाकू ने खिलाफत की सत्ता को समाप्त किया था, उसके वंशज यहाँ आए तो उसका भव्य स्वागत किया गया। तो सुल्तानों के लिए इस्लाम महज एक प्रतीकात्मक, ठीक ना, एक सिंबॉलिक आधार था अपना एक्सेप्टेंस करवाने के लिए। क्योंकि आप एक रिसेंट एग्जाम्पल देख सकते हैं, अलाउद्दीन खलजी का भी एग्जाम्पल है कि उसका एक स्टेटमेंट है कि मैं नहीं जानता कि कयामत के दिन क्या होगा, और मैं जो भी कर रहा हूं उसमें शरा में इसकी अनुमति है या नहीं है, लेकिन राज्य हित में मैं जो करना चाहता हूं उसे करूंगा, ठीक है? और अलाउद्दीन खलजी को ऐसे भी माना जाता है कि पहला शासक है मध्यकालीन भारत का जिसने धर्म और राजनीति को अलग किया। नहीं तो अलाउद्दीन से पहले उलेमाओं का दिल्ली सल्तनत के राजतंत्र पर और प्रशासन पर बहुत प्रभाव था, और जो वो चाहते थे वही करते थे। लेकिन अलाउद्दीन ने पहला कदम यही उठाया कि राजनीति और धर्म को अलग कर दिया, और उसका काजी मुगीशुद्दीन था, उससे भी वो परामर्श लेता था, और वो ऐसे भी काफी एम्बिशियस था, महत्वाकांक्षी था, ठीक है? तो वाकई देखा जाए तो सल्तनत काल का जो स्थापत्य है वो इस्लामी परंपरा पर तभी स्टार्ट हुआ पाया जब ये क्या कहते हैं, सही मायने में अलाउद्दीन खलजी का शासन भारत में स्थापित हुआ। बलबन के मकबरे में पहली बार मेहराब का सफल प्रयोग माना जाता है, और इसके पहले जो इमारतें बनी हैं उसमें इस्लामी आधार पर मेहराब नहीं बना है, और पहला इमारत जो शुद्ध इस्लामी आदर्शों पर निर्मित है वह है अलाई दरवाजा, जो कुतुब मीनार प्रीमाइसेस में अलाउद्दीन खलजी के द्वारा बनाया गया है। इसमें लाल बलुआ पत्थर का भरपूर प्रयोग किया गया है और संगमरमर का प्रयोग किया गया है, और इसकी सुंदरता और अलंकरण को देख के जॉन मार्शल ने फाइनेस्ट जेम ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहा है, ठीक है? तो अलाई दरवाजा से ही इस भारत में इस्लामी आदर्शों पर स्थापत्य का निर्माण शुरू हुआ, ठीक है?
इस पूरे आर्ट एंड कल्चर वाले स्थापत्य वाले हिस्से को समराइज करेंगे आप, तो सीधे यही आपको समझ में आनी चाहिए कि टेम्पल आर्किटेक्चर के बाद सीधे आप मेडिवल इंडिया में प्रवेश करते हैं और वहां पे कैटेगराइज हो जाएगा एक सल्तनत काल का स्थापत्य और दूसरा मुगल काल का स्थापत्य। और इन कैटेगराइजेशन के बाद क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपका कि क्या विशेषता है दोनों में। जो पहले से परंपरागत हिंदू स्थापत्य शैली थी उसकी क्या विषय, वो मैंने कल बता दिया है। उसके बाद सल्तनत काल में क्या नए चीज तुर्कों ने भारत में लाया, या इस्लामी तत्व क्या नए तत्व थे जिन्होंने इमारतों में एक जान फूंक दी, इमारतों को स्थायी बना दिया। ठीक है। और शुरू में इस्लामी तत्व जो भारत में आए थे वो अनगढ़ और भोंडे किस्म के इसलिए भी बने कि जो कारीगर चाहिए थे इमारतों को इस्लामी आधार पर निर्मित करने की, उनका अभाव था यहाँ। और इमारतों को देख के ऐसा लग सकता है कि इमारतें जल्दीबाजी में तो बनाई ही गई हैं, लेकिन कुशल कारीगर भी बनाने में शामिल नहीं थे, बल्कि अकुशल कारीगर जिन्होंने नकल करने की कोशिश की लेकिन वो नकल हो नहीं पाया, क्योंकि वो यहाँ के थे और इस्लाम और यहाँ के लोकल थे और इस्लाम के आदर्शों को समझ नहीं पाए, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो रूपरेखा था उसको समझ नहीं पाए। ठीक है। और इसीलिए इमारतों को देखेंगे आप, एक चीज और आपको बताना है, जो हिस्ट्री को तो दूसरे पर्सपेक्टिव से भी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को दूसरे पर्सपेक्टिव से भी आपको समझना चाहिए। सिर्फ आर्ट एंड आर्किटेक्चर का स्ट्रक्चर जानना जरूरी नहीं है, बल्कि यह भी जानिए कि मध्यकाल से भारत में जो कला स्थापत्य की शुरुआत हुई उसके बारे में ये भी जानिए कि क्या कला स्थापत्य ने एग्रीकल्चरल सरप्लस को अपनी ओर खींचा, या कला स्थापत्य में लोकल लोगों को वैल्यू दिया गया, लोकल जो रूरल क्लास थे, जो स्थानीय शासक वर्ग थे उनको वैल्यू दिया गया, या बाहर से जो तुर्क आए थे उनको वैल्यू दिया गया। इस पर भी विचार करना चाहिए, तब आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पूरा ब्रॉड आउटलुक समझ में आएगा। तो पहली बात देखिए, आपको समझाना चाह रहे हैं हम, तुर्कों के द्वारा जो भारत में व्यवस्था लाई गई वो इम्पोज्ड व्यवस्था थी, मतलब ऊपर से थोपी हुई व्यवस्था थी। तुर्क आए, आक्रमण किए और यहाँ का जो स्थापित शासक वर्ग था वो विस्थापित हो गया। और ये जो नए तुर्क आए भारत में वो शहरी लोग थे, शहर में रहते थे, और जो विस्थापित शासक थे वो रूरल एरिया में विस्थापित हो गए। शहरों में तरह तरह के निर्माण कार्य, मकबरे, मीनार, मस्जिद, किले बनाए जाने लगे। लेकिन ये तब बनेगा जब भारत के दूर दराज के हिस्से से आपके पास रिसोर्सेज आएगा, यानी संसाधन आएंगे, मोटा मोटी भाषा में कहें तो पैसे आएंगे। तो माना जाता है कि कला और स्थापत्य के निर्माण से भी केंद्रीकरण को बल मिला, क्योंकि ऐसा एक विचार है इतिहासकारों के बीच कि कला और स्थापत्य ने भी कृषि अधिशेष को अपने भीतर, एग्रीकल्चरल सरप्लस को भी अपने अंदर खींचा, क्योंकि जो विस्थापित शासक वर्ग थे उनको गांव की ओर तुर्कों ने धकेल दिया, और गांव के जो रूलर स्थानीय शासक थे उन्होंने रेवेन्यू के तौर पर कृषकों से लिया, और वो रेवेन्यू फिर दिल्ली आने लगा। और जितने भी निर्माण कार्य आप देख रहे हैं तो कृषि अधिशेष का भी एक योगदान, का भी क्या योगदान है, मतलब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। और जो व्यवस्था थी वो ऊपर से थोपी हुई व्यवस्था थी, और जब निर्माण कार्य हुआ तो जो रूलर मतलब ग्रामीण क्षेत्र के जो स्थानीय शासक थे
उन्होंने भी अपना निर्माण कार्य किया, क्योंकि उनके पास भी सरप्लस आता था रेवेन्यू के तौर पे, और दिल्ली के तुर्कों के पास भी रेवेन्यू आता था। उन्होंने भी अपना निर्माण कार्य लोकली जारी रखा, भले वो एक्सेलेंट स्थापत्य कला ना हो, लेकिन उन्होंने भी रखा और तुर्कों ने भी जारी रखा। यानी उस समय भी स्थापत्य कला के क्षेत्र में दो धारा, दो करंट विद्यमान थी, दो वेव विद्यमान था, और काफी सैकड़ों साल लगे, शताब्दी मतलब 100-200 साल लगे लोकल जो यहाँ की शैली थी और इस्लाम की जो शैली थी उनके बीच एसिमिलेशन में। और कुछ समय के बाद यही एसिमिलेशन जब हुआ तो वो कंप्लीट हुआ, और उसके बाद जो इमारतें बनने लगी वो एक विशिष्ट स्टाइल में बनने लगी, और इसी विशिष्ट स्टाइल को हिंद इस्लामी शैली कहा जाता है, इंडो इस्लामिक स्टाइल कहा जाता है। और इसमें समय लगा, ऐसा नहीं कि शुरू शुरू में ही कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश आए और तुरंत एसिमिलेट हो गया हिंदू स्थापत्य और मुसलमानी स्थापत्य, ऐसा नहीं हुआ। तो कुछ चरण लगे होंगे, और अलाउद्दीन खलजी के काल को एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है कि उसके बाद से जो इमारतें बननी शुरू हुई वो पूर्णतः हिंद इस्लामी समन्वित शैली, मिक्स्ड स्टाइल को प्रतिबिंबित करती है। क्योंकि आप उसके बाद आएंगे, अलाई दरवाजा के बाद फिर कई निर्माण कार्य अलाउद्दीन खलजी ने कराया, ठीक है। दूसरी बात, एक तर्क दिया जाता है, उस पर भी आपत्ति है कि सूफी, विशेषकर चिश्ती सिलसिले वाले राज्य से धन नहीं लेते थे और राज्य से या शासक से दूर रहते थे, सुल्तान से दूर रहते थे। लेकिन एक एग्जाम्पल दिया जाता है, निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के समीप जमायत खाना मस्जिद है। उस मस्जिद के निर्माण को देखने से लगता है कि यह बात बेमानी है कि चिश्ती सिलसिले वाले राज्य के अनुदान या राज्य से धन देना गुरेज नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। चिश्तियों ने राज्य से प्राप्त किया है, क्योंकि इसका सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल स्थापत्य कला के एक नमूने से देखा जा सकता है, और वो नमूना है जमायत खाना मस्जिद, ठीक है। इसके अलावा अलाउद्दीन खलजी ने अलाई दरवाजा के अलावा 1000 सीटून का महल, हौज खास, हौज अलाई, ठीक है, और बहुत सारे निर्माण कार्य कराए। और अलाउद्दीन खलजी के काल में ये दिखता है इमारतों को देखकर कि किस प्रकार रिसोर्सेज का केंद्रीकरण हो रहा है, संसाधनों का कैसे केंद्रीकरण हो रहा है, और उसकी इमारतें उस बुलंदी को बताती हैं। अलाई दरवाजा को देखने से लगता है कि यह किसी शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी और वेल्थ एंड रिच, मतलब धन से संपन्न शासक की इमारत। वही कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद वगैरह को देख के नहीं लगता है। यानी कला के द्वारा भी, स्थापत्य कला के द्वारा भी केंद्रीकरण का कार्य को समझा जा सकता है। अलाई दरवाजा के अलावा जो निर्माण कार्य कराया ने अलाउद्दीन ने, उससे भी सारे निर्माण कार्यों से ये साबित होता है। आगे चलकर हम देखेंगे कि तुगलक काल में साम्राज्य की जो परेशानियां थी, आर्थिक तंगी थी, और मोहम्मद बिन तुगलक के निरर्थक योजनाएं जो थी, उसका सीधा प्रभाव स्थापत्य कला के विकास पर दिखता है। उसने एक शहर की स्थापना की थी जहांपनाह नगर, और तुगलकाबाद का किला भी है, लेकिन तुगलकाबाद के किले से सिर्फ एक जल्दबाजी में बनाए गए किले का एहसास हो रहा है तुगलकाबाद के किले से। और इसका कारण यह भी है कि तुगलकाबाद किले के निर्माण के समय मंगोल इन्वेजन बहुत प्रमुखता से हो रहे थे दिल्ली सल्तनत पर, और मंगोल अभियानों के कारण तुगलकाबाद का जो किला है देखने से भी लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी में बनाया गया एक निर्माण कार्य। क्योंकि आप
स्थापत्य कला को देख के बाकी क्षेत्र को भी जान सकते हैं, इसलिए मैं ये माइन्यूटली बता रहा हूं आपको। दूसरी बात कि तुगलक काल की जो भी इमारतें हैं उसमें साम्राज्य की कठिनाइयां, आर्थिक तंगी बता रही हैं, और उसमें वह अलंकरण, वह गौरव नहीं दिखता है जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिखे। भले कुछ स्पेसिफिक नए एलिमेंट्स शामिल हैं, मानते हैं, जैसे एक नया एलिमेंट उसमें शामिल किया गया कि ढलवा दीवारें, जिनको सलामी कहा जाता था, उसको एक नया चीज मानते हैं, नया तत्व मानते हैं। लेकिन ओवरऑल तुगलक काल की इमारतों से सिर्फ सुदृढ़ता, वो भी सुदृढ़ता नहीं, मतलब उन दीवारों के, ढलवा दीवारों को बनाने से सिर्फ ये साबित होता है कि ढलवा दीवारें बनाया गया है इमारतों की मजबूती के लिए, और दूसरी बात कि उससे वह अलंकरण और सौंदर्य का आभास नहीं होता है। और स्थापत्य में से ही हम उस काल की आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक संकटों को समझ सकते हैं। और फिरोज शाह तुगलक के काल में बहुत सारे निर्माण कार्य हुए, लेकिन फिरोज की तो नीति ही थी पॉलिसी ऑफ एपीचमेंट, तुष्टिकरण की नीति। तो फिरोज काल के समय में इमारतें संख्या में भले बहुत जरूर ज्यादा है, बहुत ज्यादा संख्या में, नंबर में, लेकिन क्वालिटी में, गुण में वह कुछ विशेष नहीं दर्शा रहे हैं। फिर फिरोज के काल में एक नया प्रयोग हुआ जो कि बाद में बहुत उसका एविडेंस और बाद में उसका बहुत ज्यादा विकास हो गया। वो था 1467-68 में अष्टकोणी मकबरों की शुरुआत। अष्टकोणी मकबरों में पहला खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बना है, और धीरे धीरे विकसित होते हुए ये शेर शाह के काल में क्लाइमेक्स में पहुंच गया, और सासाराम का शेर शाह का जो मकबरा है वह अष्टकोणी मकबरों का चरमोत्कर्ष। फिर लोदियों के काल में, लोदियों के काल को मकबरों का काल कहा जाता है क्योंकि ढेर सारे मकबरों का निर्माण हुआ है, और लोदियों ने एक नया तत्व स्थापत्य कला में लाया, और वह था डबल डोम, दोहरे गुंबद का प्रयोग। और गार्डन्स यानी उद्यान, उद्यानों को बनाने में भी लोदी शासकों का योगदान है, और यही उद्यान बाद के काल में, मुगल काल में भी लोकप्रिय हो गया। जैसे जहांगीर ने शालीमार बाग, वेरनाग, ठीक है ना, बाद में शाहजहां ने भी निशात बाग कश्मीर में इन बागों को विकसित किया, ठीक है ना। लेकिन लोदियों के काल में स्थापत्य कला में अफगान तत्व प्रभावी थे, लेकिन साथ साथ अफगान तत्वों के प्रभावित होने के साथ साथ स्थानीय तत्वों से भी समामेलन करने का प्रयास किया। मुगलों के काल में ईरान के तत्वों को इमारतों में लाया गया, जो फारसी तरीके थे इमारतों के निर्माण में लाया गया, लेकिन साथ साथ जो पहले से लोदियों के काल में या शेरशाह के काल में जो अफगान तत्व थे उनको भी लिया गया। जैसे उद्यान के बीच मकबरे, ये इंपॉर्टेंट अफगान प्रभाव था जो कि मुगल निर्माण कार्य पर पड़ा। और ईरान के तत्वों को
मकबरों में या फिर मस्जिद में फव्वारे, उसके साथ साथ जल का उचित प्रबंध, ये प्रभाव देखा जा सकता है। और कई मुगल इमारतों को देखा गया है, आप फतेहपुर सीकरी वगैरह भी देख सकते हैं, जहां पे बड़ी बड़ी दीवार में जालियों का प्रयोग आप देखेंगे, छतरियों का प्रयोग देखेंगे, छातानुमा एम्ब्रेला टाइप। ये राजपूत कला के प्रभाव को मुगल काल में अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि पहले भी 8वीं से 12वीं शताब्दी के काल में राजस्थान के क्षेत्र में राजपूतों ने कला और स्थापत्य के विकास में एक योगदान दिया था। और राजपूत कला एवं स्थापत्य एक विशिष्ट महत्व रखता है हिंदू स्थापत्य कला शैली, और इसका इनका प्रभाव, इनके स्थापत्य आज भी राजस्थान के क्षेत्र में इनके निर्मित स्थापत्य इमारतें मौजूद हैं। और उनके अस्थायित्व के कारण ही मुगलों ने मुगल जब भारत आए तो राजपूतों से उनके इस स्थापत्य कला के तत्वों को आत्मसात किया, जैसे झरोखेदार खुली खिड़कियां, दीवारों में जालियां, कई मुगल कालीन इमारतों में आप देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल राजपूत प्रभाव को दर्शाता है। यहां तक जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो सेगमेंट था वो आपको मैंने बता दिया। इसमें कई तथ्यों को मैंने प्रीलिम्स के हिसाब से भी बताया, जैसे रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल जो बताया, वो मेंस के लिए में भी आ सकता है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो, कि कैसे ढलवा छत किस रीजनल स्टेट की विशेषता है, तो ये आपको याद रहेगा। तो बंगाल, ठीक है। किसमें किनारे का प्रयोग नहीं हुआ है, जौनपुर स्टाइल में। बॉल नुमा गुंबद का प्रयोग किसमें हुआ है, तो वो बीजापुर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है ना। फिर इसमें बड़े बड़े खुली खिड़कियां किन स्थापत्य में, तो मालवा है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से रीजनल स्टेट का जो आर्किटेक्चर है जिसमें क्या कहते हैं इसको, इन्वायरमेंट एडॉप्टेशन, मतलब क्या कहते हैं उसको, पर्यावरण अनुकूलन का आभास देता है, तो ये मालवा आर्किटेक्चर की बात की जाए, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर से संबंधित सवाल आएगा, तो जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, टू द पॉइंट लिखना है उसमें। और भी पॉइंट क्या लिखना है, जो एक्सेप्टेड पॉइंट है, जो एलिमेंट्स के तौर पे पॉइंट है, उनको पहले कॉपी में लिखना चाहिए। और बात कम बनाना चाहिए। एलिमेंट को लिखने से क्या होता है कि आपको आर्किटेक्चर के विषय में ज्ञान है, और बिना पॉइंट के बात बताने से उससे नंबर नहीं आता। फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, कुछ भी पूछा जाए आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है। जैसे नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हुआ, द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, एकदम ये आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए, उसको कॉपी में लिखिए। सबसे पहली बात, एग्जाम्पल मान लीजिए नागरा स्टाइल क्या है, पहला आपको बार बार मैं बताया हूं, पहला इंपॉर्टेंट बात, हर मंदिर जो था वो वर्गाकार आधार पर एक इमारत होती थी, जिसमें एक सैंक्टम सैंक्टोरम गर्भगृह होता था। गर्भगृह के चारों तरफ एक ढका हुआ एम्बुलेटरी पास यानी बरामदा होता था, जिसको प्रदक्षिणा पथ कहते थे। और गर्भगृह जो था, वहां तक पहुंचने के लिए एक पिलर पर आधारित एक हॉल होता था, जिसको मंडप कहा जाता था, ठीक है। और मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थापित था इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक दौर पे। बाद के काल में पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को लाया गया, जिसमें एक मुख्य देवता और उसके समक्ष चार कोनों पर चार माइनर डाइटीज, गौण देवताओं के मंदिरों का निर्माण किया जाता। आगे चलकर मंदिरों में स्पायर को लाया गया, यानी शिखर को लाया गया। और शिखर भी तीन प्रकार के होते थे। पहला शिखर जो होता था उसको कहते थे लैटिना या रेखा प्रसाद, दूसरे शिखर को कहते थे फम साना, और तीसरे को बल्लभी। वो मैंने ड्रॉ करके पिक्चर आपको बोर्ड पर बताया भी है, कैसा शिखर को क्या कहा जाता है। जब डायरेक्टली ऐसे कर्व्ड होगा, सीधे खड़ा, उसको हम कहते हैं लैटिना या रेखा प्रसाद। लेकिन जब सीधे जाएगा और ऐसे घूमेगा,
उसको हम कहते हैं फमसाना। और जो ऐसा शिखर जो मंदिर को सेमी स्फेरिकल बना दे, अर्ध गुंबदाकार बना दे, उसको कहते हैं बल्लभी। इसके अलावा इसकी और एक विशेषता है कि नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के लिए बाहर से कोई परकोटा या चार दीवारी नहीं होता, और मंदिर टेम्पल प्रीमाइसेस में कोई पानी या जल नहीं होता, न कोई गेट होता। सीधे उल्टा कर दिए द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल में। इसमें शिखर को विमान, ये पॉइंट पहले नहीं लिखेंगे, मतलब विमान कहते थे शिखर, क्या कहेंगे इसको पहले द्रविडियन स्टाइल को, कि ये इसमें भी एक सैंक्टम सैंक्टोरम होता था, और कभी कभी सभा भवन, मैंने सभा भवन नहीं, मंडप से गर्भगृह जाने के साथ साथ कभी कभी कुछ मंदिरों में, दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में अर्ध मंडप का भी कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। और इन मंदिरों में मंदिर परिसर के अंतर्गत ही जल का